नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। और आप देश की बात देख रहे हैं मेरे यानी राजश्री के साथ। और आज देश की बात में हम बात करेंगे एपीएन के खबर की असर की भी, और बात करेंगे यूपी में योगी सरकार जनहित से जुड़े बड़े फैसले ले रही है, ऐसा दिख रहा है। ऐसे कौन से बड़े फैसले हैं, हम इसे आपको दिखाएंगे। और अपने 100 दिन के एजेंडे के तहत योगी सरकार ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को शाम 6 बजे तक दफ्तर में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। तो वहीं सरकार का एक मंत्री रोज सुबह 2 घंटे तक जनता की फरियाद सुनेगा। ये भी कैसा है माहौल, इसको लेकर ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। यूपी सरकार ने कन्या भ्रूण को बचाने के लिए भी सराहनीय कदम उठाए हैं, और वो कदम कौन से हैं ये भी दिखाएंगे। और साथ ही दिखाएंगे कि कई और कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी। तो दूसरी तरफ भगवा खेमे से जुड़े कुछ लोग सरकार और बीजेपी का नाम बदनाम कैसे कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे कौन है ये लोग और कैसे भगवा पट्टा पावर और स्टेटस का नया सिंबल बन गया है। भगवा राजनीति पर एक रिपोर्ट आपके सामने होगी। मुश्किलों में फंसे आप नेता अरविंद केजरीवाल ने पार्षदों को पार्टी नहीं छोड़ने के लिए ईश्वर का वास्ता दिया है, और ये कसम उन्होंने क्यों दी है ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच आपके एक संस्थापक नेता कुमार विश्वास ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। इन सवालों का कितना फर्क पड़ने वाला है अरविंद केजरीवाल पर, ये भी आपको हम दिखाएंगे। सवाल की जब बात उठ रही है तो सवाल कांग्रेस के अंदर भी उठे हैं, और ये सवाल उठाया है शीला दीक्षित ने। सवाल के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत भी दी है, सलाह भी दी है। ये नसीहत क्या है, सलाह क्या है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को फरीदाबाद में जमीन खरीदने के मामले में क्यों देनी पड़ी है सफाई। अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में आज हम बात करेंगे एक ऐसी मां की जिसने कुपवाड़ा आतंकी हमले में अपना बेटा खोने के बाद पीएम मोदी से ऐसी गुहार लगाई है जिसे सुनकर हर मां का सीना चौड़ा हो जाए। साथ ही जिक्र करेंगे आईएमएफ की उस रिपोर्ट का जिसमें बताया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे दुनिया की सबसे चमकती हुई इकोनॉमी बन सकती है, और जल्द ही ऐसा होने वाला है। किस आधार पर आईएमएफ ने ये कहा है ये हम आपको बताएंगे कश्मीर में बैलेट गन के इस्तेमाल और शांति बहाली को लेकर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उनका प्रशासन सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक नाकेबंदी पर ज्यादा जोर दे रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं या विश्व की राजनीति अब बहुत जल्द बदलने वाली है। ये सब कुछ होगा आज देश की बात में। और इसके अलावा हम बात इतिहास की करेंगे और उर्दू के शेक्सपियर को भी आज याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कश्मीर में शांति बनाने के लिए सरकार और लोगों में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले सुरक्षा बलों पर पथराव और प्रदर्शन रुकने चाहिए। अगर इस तरह दोनों पक्षों में टकराव होगा तो बातचीत होगी कैसे। वहीं आज अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर बातचीत राजनीतिक स्तर पर होगी। कोर्ट इस मामले में डायलॉग यानी बातचीत के लिए सुझाव नहीं दे सकता। आज इस पूरे मसले पर क्या कुछ रहा अदालत में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सरकार को 2 हफ्ते के लिए कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश देगा अगर वहां के लोग हिंसक प्रदर्शन बंद कर बातचीत करने का आश्वासन देंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन से कहा है कि वह कश्मीर के लोगों और प्रतिनिधियों से बातचीत कर ठोस सुझाव लेकर सुप्रीम कोर्ट आए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि कश्मीर में शांति के प्रयास के लिए पहला कदम है कि बातचीत शुरू की जाए। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को कहा कि वह कानून की इजाजत के तहत याचिकाकर्ता को लोगों और हिरासत में मौजूद नेताओं से मिलवाने के प्रयास करे। वहीं केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर बातचीत राजनीतिक स्तर पर होगी। कोर्ट इस मामले में डायलॉग यानी बातचीत के लिए नहीं कह सकता। रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अलगाववादियों को बातचीत में शामिल किया जाए, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता।
प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत की है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि कश्मीर से अगर सुरक्षा बलों को हटाया जाए और पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए तो शांति के लिए बातचीत हो सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारियों में 9 से 17 साल के बच्चे और नौजवान क्यों शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी लोगों में 40, 50, 60 साल के लोग नहीं हैं, खासकर 95% जख्मी छात्र हैं। कोर्ट ने कहा था कि कश्मीर के हालात चिंताजनक हैं। हम एक गंभीर मुद्दे पर सुनवाई कर रहे हैं। वहीं केंद्र ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के तौर पर किया जा रहा है। किसी को मारना सुरक्षा बलों का उद्देश्य नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस बीच जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने पुलिस विभाग में करीब 1000 महिला पुलिस कर्मियों को भर्ती का ऐलान किया है। पहले तो पत्थरबाजी केवल युवक करते थे, लेकिन कुछ समय से स्कूली छात्र और लड़कियों ने भी पुलिस और सेना पर पत्थरबाजी शुरू कर दी है। ऐसे में सुरक्षा बलों पर महिलाओं, लड़कियों की ओर से पत्थरबाजी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए महिला पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए ये भर्तियां की जाएंगी। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं से चिंतित केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर महिला बटालियन बनाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने घाटी की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक में इंडियन रिजर्व बटालियंस के हिस्से के तौर पर राज्य में 1000 महिला बटालियंस की भर्ती को मंजूरी दे दी है। ये बटालियन घाटी में पत्थरबाजी की घटना रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के काम में मदद करेंगी। कथित पुलिस ज्यादती के खिलाफ पिछले 15 दिन से कश्मीर घाटी में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं में छात्राएं भी सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकती देखी गई हैं। केंद्र सरकार के रिजर्व बटालियंस में भर्ती होने वाले पुलिस कर्मियों की तैनाती उनके अपने गृह राज्य में ही की जाती है। देश भर में कुल 144 रिजर्व बटालियंस मौजूद हैं। इनमें से 4 बटालियन नक्सल हिंसा प्रभावित 12 राज्यों में पहले से ही तैनात हैं। 5 बटालियन में 5000 पदों पर भर्ती की जानी है। इनके लिए जम्मू कश्मीर के लगभग 1,40,000 युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 40% आवेदन कश्मीर घाटी से मिले हैं। बताया जा रहा है कि IRB के 5 बटालियन में खाली पदों पर नियुक्ति के लिए 6000 महिलाओं समेत जम्मू कश्मीर के करीब 1,40,000 युवाओं ने आवेदन दिया है। आवेदकों का रुख काफी उत्साहवर्धक है, क्योंकि एक पद के लिए आवेदकों की संख्या करीब 30 है। हालांकि एक बटालियन को शुरू करने पर कुल खर्च करीब 61 करोड़ रुपए आता है, जिसमें से 75% राशि केंद्र सरकार देगी। सरकार ने जम्मू कश्मीर के 80,000 करोड़ का पैकेज दिया है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृह मंत्री ने राज्य में ऑल वुमेन इंडिया रिजर्व बटालियन बनाने के लिए कहा था, जो कि महिला पत्थरबाजों से निपट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सकेना के कैंप पर घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में शहीद हुए 3 जवानों में से एक आयुष यादव का पार्थिव शरीर आज कानपुर पहुंचाया गया। आयुष की मां ने बेटे की शहादत पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर कुछ कर नहीं सकते तो मुझे बम लेकर दे दें। वही आयुष के पिता ने भी सरकार से पूछा कि हम आखिर कब तक अपने बच्चों की कुर्बानी देते रहेंगे और ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो आज सुनिए, सरकार में भी हम कुछ इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आयुष के घर का हाल देखते हैं। करता रहता था, कितना भी बिजी हो मेरे को फोन करता था 2-2, 3-3 बार। अब उसको बस कितने अभी 25 साल का तो हुआ ही है। अभी इतनी 22 साल में उसकी एक माँ को अपने बेटे को खोने का दर्द क्या होगा है। शायद सुशीला देवी के इस बयान से सरकार की आत्मा जाग जाए। अभी 15 दिन पहले ही आया था आयुष अपनी बहन की डोली को कंधा देने। अब वो कंधों पर लौट रहा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वो पूछ रही है, सुकमा से लेकर जम्मू कश्मीर तक बच्चों की कुर्बानियां दिलवा के सरकार आखिर साबित क्या करना चाहती है। प्रधानमंत्री आतंकियों का कुछ क्यों नहीं कराते, इतने बच्चे शहीद हो रहे हैं। सुकुमा का पढ़ा था, मेरे इतने बच्चे शहीद हुए, मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा भी एक दिन ऐसे ही न्यूज में, पेपर में आएगा। पिता अरुणकांत पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। आयुष इसलिए 3 साल पहले फौज में भर्ती हुआ था। एक दिन पहले ही उन्हें श्रीनगर आने को कह रहा था। अब वो खुद लौट रहा है। अपने जवान बेटे को खोने के गम से एक बाप का सीना फट गया है। वो सरकार से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि देश कब तक अपने सपूतों को ऐसे ही खोता रहेगा।
तो है कि अब इस पर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से कब तक बर्बाद रहेंगे हमारे फौजियों को, हमारे देश के बेटों को। आयुष के घर शोक सांत्वना देने राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। अखिलेश ने भी सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल ने भी आतंकवाद से निपटने में सरकार की नाकामी की बात कही। हमारे देश की सीमाओं पर जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, ये कहीं न कहीं शासन की ढिलाई और शासन की बयानबाजी का असर है। बजाय बयानबाजी के कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार के लोगों को सोचना होगा कि शहीद न हो वही हमारे देश की समस्याओं का समाधान हो। ये बड़ी समस्या है कश्मीर की, और वहीं नक्सल की बड़ी समस्या है। जहां बातचीत का रास्ता खत्म हो और सख्ती का भी रास्ता अपनाए, तो मैं समझता हूं सरकार के पास तमाम हाथ हैं। सरकार बहुत मजबूत होती है, सरकार चाहेगी तो इन समस्याओं का समाधान होगा। हाल में छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सल हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी लगातार सेना के कैंपों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नौहट्टा में भी सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला हुआ था। इस हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। इससे पहले उरी, पठानकोट और कुपवाड़ा में हुए आतंकी हमलों में भी सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बढ़ रहे इन हमलों ने सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिव शर्मा, एपीएन कानपुर। तो बात केवल एक शहीद की नहीं है, उन तमाम शहीदों की है जो बिना सोचे समझे बस एक आवाज़ पर हमारे वतन पर अपनी जान लुटा देते हैं। अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में आज हम बात करेंगे सेना और अर्धसैनिक बलों के उन जवानों की जो आतंकियों और नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। आखिर सरकार की ओर से कहाँ कमी रह गई जो आए दिन वीर सपूत देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं और उसके बाद भी हमें मनोवांछित सफलता नहीं मिल रही है। कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? प्रधानमंत्री जी, अब समय आ गया है कि निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। तो देखिए हमारा स्पेशल सेगमेंट, सुनिए सरकार। आज अनंतनाग तो कल कुपवाड़ा, तो इससे पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सली हमला हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर अब शहीद जवानों के परिवार ही सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाने लगे हैं, और उठाए भी क्यों ना। पूरा गर्व है कि उनका बेटा शहीद हुआ, लेकिन एक माँ जब अपने बेटे को खोएगी तो जाहिर सी बात है कि तमाम सवाल उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। इन घटनाओं से मोदी सरकार की देश की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता ना करने वाली छवि को भी धीरे धीरे गहरा धक्का पहुंच रहा है। हालांकि यूपी की योगी सरकार ने आयुष यादव के परिवार को 30 लाख रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या शहादत का मुआवजा दिया जा सकता है, और क्या मुआवजे से शहादत के दुख को, शहादत के दर्द को, एक माँ के आंसुओं को पोंछा जा सकता है? क्या ये वो वक्त नहीं कि अब जब निर्णायक फैसले लिए जाएं और ऐसा निर्णय लिया जाए कि इन शहादतों पर रोक लग सके और दुश्मन को भी करारा जवाब मिल सके? प्रधानमंत्री मोदी में जननायक बनने की पूरी क्षमता जनता देखती है, और अब यही जनता उनसे सवाल पूछती है कि आखिर अपने ही बच्चों की कुर्बानी हम कब तक देते रहेंगे? प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे काबिल दावेदार की छवि बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार की पाकिस्तान से कड़ाई से पेश न आने को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने बार बार कहा कि पाक से निपटने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए। आज उसी 56 इंच के सीने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक का भी जमकर प्रचार किया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से भी आतंकवाद पर कोई असर नहीं पड़ा।
आतंकवाद से लड़ने का जिम्मा सेना और सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया गया। सेना और सुरक्षा बल देश के दुश्मन और देश के भीतर से हमले झेलते रहे। दो तरफा मोर्चे देश के जवान झेल रहे हैं, लेकिन सरकार खुद को कुछ भी करने में लाचार पा रही है। अब भी शहीदों के पार्थिव शरीर घर लौट रहे हैं। सरकार पाकिस्तान और आतंकवादियों की निंदा कर रही है, तो शहीदों के परिवारों को सांत्वना देने और वीर जवानों को सलामी देने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। कुपवाड़ा के शहीद आयुष की मां खुद मोदी से बम ला कर देने की मांग कर रही है, तो पिता पूछ रहे हैं कब तक होते रहेंगे हमारे बच्चे कुर्बान। प्रधानमंत्री उन आतंकियों का कुछ क्यों नहीं कराते? इतने बच्चे शहीद हो रहे हैं। सुकुमा का पढ़ा था, मेरे इतने बच्चे शहीद हुए, मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा भी एक दिन ऐसे ही न्यूज में पेपर में आएगा। सरकार शहीदों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करती है। सवाल यह है कि यह शहादत का मुआवजा दिया जा रहा है या सरकार की नाकामियों को छुपाने की कोशिश। वहीं नक्सलवाद से निपटने में भी सरकार की नाकामी साफ झलक रही है। सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद पिछले 2 महीने से खाली पड़ा था, लेकिन सरदार पटेल को अपना आदर्श बताने वाली मोदी सरकार को गाल बजाने से ही फुर्सत नहीं है। सुरक्षा बलों को नक्सलवाद से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, और तो और सुरक्षा बलों को शहीद का दर्जा देने तक में हीला हवाले की जा रही है। नोटबंदी से नक्सलवाद की कमर तोड़ने की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि नक्सलवाद पर काबू करने के लिए नोटबंदी की गई है, लेकिन नक्सलवाद का राक्षस और बड़ा होता जा रहा है। नक्सली हमले में शहीदों के परिवार वाले ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इस पर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से कब तक बर्बादते रहेंगे हमारे फौजियों, हमारे देश की बेटों को। नक्सलियों से ज्यादा चिंताजनक उनको मिलने वाला जन समर्थन है, जो भीख, बीमारी, बेकारी, शोषण और अत्याचार की वजह से आदिवासियों से मिल रहा है, लेकिन उसे दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी समर्थित सरकार तो है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के पास कश्मीर समस्या का हल नहीं है। कश्मीरियों को मुख्य धारा में लाने के बजाय धारा 370 पर बहस शुरू करवाकर उनमें असुरक्षा पैदा कर दी गई है। सरकार अलगाववादियों से बात करने को तैयार नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक का भी कोई सिला नजर नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान से बातचीत का जरिया भी बंद कर दिया गया। कूटनीतिक रास्ते बनाने लायक रणनीति और समझ का अभाव भी नजर आ रहा है। 56 इंच का सीना और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों को चुनावी राजनीति के लिए उछालने के बुरे असर अब सामने आ रहे हैं। सरकार ने चुनावी जुमलों से जनता की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक सरकार समस्याओं से मुंह फेरते रहेंगे और गैर जरूरी मुद्दों पर ट्वीट करते रहेंगे। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। और अब इस उम्मीद के साथ कि सरकार जरूर इस अपील को सुनेगी और इस पूरे मसले पर गंभीरता से एक्शन लेती हुई दिखेगी। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर और बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां एक्शन दर एक्शन चल रहा है। अपने फैसलों के जरिए सुर्खियां बटोरने वाली योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 महीना पूरा करने के बाद यूपी की योगी सरकार ने तय किया है कि जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए योगी सरकार अपने कार्यकाल के 100 दिन का श्वेत पत्र जारी करेगी और जनता के सामने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड रखेगी। लोगों की परेशानियों को तुरंत निपटाने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि उनकी गैर मौजूदगी में भी एक मंत्री नियमित रूप से जन सुनवाई करेगा। इसके साथ सभी आला अधिकारियों से कहा गया है कि वो अपने दफ्तर में सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच जनता से ही मुलाकात करेंगे। साथ ही सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि वो कैंप ऑफिस में नहीं बल्कि शाम 6 बजे तक अपने दफ्तर में मौजूद रहेंगे। लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों पर खरा उतरने का मापदंड तय करने के लिए यूपी की योगी सरकार अब अपने 100 दिनों का श्वेत पत्र जारी करेगी। यानी विकास कार्यों में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए न सिर्फ अधिकारियों के पेच कसे जाएंगे, बल्कि योगी सरकार जनता के सामने किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी रखेगी।
अब इसे लोकसभा चुनाव की तैयारी कहें या फिर सुशासन की तरफ बढ़ते कदम। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की ओर से मंत्रियों को शनिवार को अपना विभागीय प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अपने अपने विभाग के श्वेत पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए, जिससे योजनाओं की अब तक की प्रगति का खाका तैयार किया जा सके। 100 दिन के बाद हमारी सरकार एक रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने रखेगी। तो अभी जो हमने अलग अलग विभागों का प्रस्तुतिकरण किया, 100 दिन के बाद सभी मंत्री अपने अपने विभागों का प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष करेंगे। इतना ही नहीं, अब जिला प्रभारी बनाए गए मंत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री जिन्हें जिले का प्रभारी बनाया गया, वो जिलों में जाकर सरकार के 100 दिन के एजेंडे, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जमीनी समीक्षा करेंगे, जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि किन किन जिलों में योजनाओं की रफ्तार कैसी है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सके। यानी कि प्रदेश में योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारी और मंत्रियों को दोगुनी तेजी के साथ योगी की रफ्तार से कदमताल करनी होगी। मंत्रियों को दिए गए कुछ खास निर्देश में भी कहा गया है कि बेसिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने की जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा मंत्री की होगी, ताकि समय समय पर स्कूलों की मॉनिटरिंग हो सके। सभी मंत्री और अधिकारी अस्पतालों में सेवाओं का औचक निरीक्षण करें। अब लापरवाह अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा और जीरो टॉलरेंस के तहत वो जेल भी जाएंगे। सभी गांवों में रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली रहने के सरकार ने आदेश दिए हैं। सभी महानगरों में भी सभी नगर आयुक्तों को सफाई की देखरेख करने के निर्देश दिए गए हैं। 100 दिन के बाद सरकार जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कोर ग्रुप बनाया गया है, जिसकी समय समय पर बैठक होगी। एक मंत्री हर दिन बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई करेगा। थाना दिवस पर सभी थाना प्रभारियों को जनता से मिलने के मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जिन जिलों से ज्यादा शिकायतें आएंगी, उस जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी को तलब किया जाएगा। सरकार बनने के बाद योगी सरकार की ये तेजी बेशक योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और जनता का सरकार पर भरोसा भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुनिश्चित करना होगा ये तेजी और ये सक्रियता पूरे कार्यकाल के दौरान ही बनी रहे। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN, लखनऊ। उधर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला ये भी किया है कि अब गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। इसके तहत भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत मां को भी 5100 रुपए दिए जाएंगे। यूपी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने इस योजना को लेकर तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। उधर जहां एक और सीएम योगी आदित्यनाथ जन कल्याणकारी योजनाओं की हर दूसरे दिन शुरुआत कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, वहीं भगवा खेमे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या यूपी में लाल बत्ती बंद होने के बाद अब भगवा पट्टा स्टेटस सिंबल बनेगा? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवा गमछे अचानक फैशन में आ गए हैं। वैसे तो यूपी में गमछा गर्मियों में जलती तपती धूप से राहगीरों को बचाने का काम अब तक करता आया है, लेकिन योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनका भगवा स्टाइल हर आम और खास की पसंद बनता जा रहा है। क्या यूपी में अब भगवा गमछा सत्ता और गुंडागर्दी की पहचान बन चुका है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें आरोपी गले में भगवा गमछा डाले कहीं किसी की पिटाई करते नजर आते हैं, तो कभी बीजेपी कार्यालय के चक्कर काटते। योगी सरकार आते ही लाल और नीली बत्ती की छुट्टी हो गई, लेकिन अब भगवा गमछा वीआईपी सिंबल बनता नजर आ रहा है। भगवा की डिमांड दुकानदारों के लिए चांदी साबित हो रही है। क्या जो युवा कार्यकर्ता है वो ज्यादा आते हैं या फिर सिर्फ पुराने कार्यकर्ता ही आते हैं? नहीं, सभी लोग आ रहे हैं इस वक्त, सभी लोग ले जा रहे हैं। गौछा गमछा मफलर ये सब बिक रहा है, सब लोग आ रहे ले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई यूपी में भगवा की बहार इस कदर आ चुकी है कि अब इसे उदंडता का प्रतीक माना जाए? ये सवाल हम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव उठा रहे हैं। ये आरोप तो हम पे लगता था कि समाजवादी लोग गुंडा पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, थाने में गुंडे हैं। हमें भी कहा गया, क्योंकि अगर गुंडे हमारी पार्टी में तो नेतृत्व तो हम ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अगर 5 साल सरकार चली है हमारी, और अगर कोई घटना हो गई होगी तो मैं टीवी के सामने कह सकता हूं, टीवी वालों ने मेरी तस्वीर लगा करके उस घटना को दिखाया होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितनों की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके घटना दिखा दें? हालांकि इस गमछे का इस्तेमाल करने वाले खुद को बीजेपी का सच्चा कार्यकर्ता बताते हुए अपना भगवा प्रेम बता रहे हैं। वहीं सरकार के मंत्री इसे स्टेटस सिंबल मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। दरअसल उनको लगता है कि भगवा जो रंग है ये स्टेटस सिंबल मिल गया। भगवा रंग हिंदुस्तान की सभ्यता से जुड़ा है, हिंदुस्तान की व्यवस्था से जुड़ा है, और जो भी लोग इस भेष में अराजकता फैला रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आदरणीय योगी जी और मोदी जी, ऐसा नहीं कि हम लोग पहले कुर्ते नहीं पहनते थे। ये कलर एक शांत कलर है, एक हमारे धर्म का, हमारे कर्मों का एक ये कलर है। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, हम लोग सड़कों पर लाठियां खाया करते थे। हम तब भी डालते थे, हम आज भी डालते हैं, हम आगे भी डालते रहेंगे। बहरहाल, सत्ता बदलते ही सत्ता का रंग चढ़ना यूपी में कोई नई बात नहीं है, लेकिन योगी सरकार के सामने भगवा रंग को लेकर हावी होती विपक्षी सवालों को भी नजरअंदाज किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई छिपी है तो ये योगी सरकार की बड़ी नाकामी भी साबित हो सकती है। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन, लखनऊ। उधर उत्तर प्रदेश के प्रशासन को और मजबूत करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं और इसी के तहत कुछ आईएएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर यूपी भेजने का मन बनाया गया है। ये अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिवालय में तैनात होंगे। अधिकारियों की लिस्ट 12 अप्रैल को भेजी गई थी, लेकिन इसके फाइनल होने में वक्त लगा क्योंकि भेजे जा रहे अधिकारियों की हामी का इंतजार था। हालांकि ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार को मजबूत करने के लिए है या फिर दिल्ली लखनऊ पर अपनी नजर बनाए रखना चाहती है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर लड़ा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी खुद एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। अब खबर है कि पीएम मोदी फिर भी यूपी सरकार पर अपनी कड़ी नजर रख रहे हैं। केंद्र सरकार यूपी सचिवालय में अपने 9 बड़े अफसर भेजने की तैयारी में है, जो योगी सरकार के कामकाज पर पैनी नजर रखेंगे। इन 9 अफसरों को यूपी भेजने के लिए प्रस्ताव कार्मिक मंत्रालय में भेजा जा चुका है। हालांकि अभी भी इस पर माथापच्ची चल रही है और सहमति बनने की कोशिश की जा रही है। 9 अफसरों में से अधिकतर अफसर यूपी कैडर से ही हैं, यानी उन्हें उत्तर प्रदेश के कामकाज की जानकारी होगी। इन अफसरों को विभिन्न विभागों का सचिव या प्रमुख सचिव का पद दिया जा सकता है, जिससे उनकी काम पर पकड़ रहे। हाल ही में जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। बताया गया था कि योगी ने पीएम मोदी को अपने कामकाज की पूरी रिपोर्ट सौंपी थी। योगी सरकार बनने के बाद से ही कहते आए हैं कि वो उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो 18 से 20 घंटे काम कर सके। अभी तक योगी सरकार 3 बड़े प्रशासनिक फेरबदल कर चुकी है, जिनमें आईएएस अफसर, डीएम जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं। तो वही सुल्तान सिंह को जावेद अहमद की जगह उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाया जा चुका है। नेहा चंद्रा, एपीएन, दिल्ली। और अब बात करते हैं एपीएन की खबर के असर की। आपको याद हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। वैसे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का सपना संजो रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस विकराल समस्या से निपटने में चुनौतियां कम नहीं हैं। उन्हें इस लक्ष्य तक पहुंचने में कि न खाऊंगा न खाने दूंगा में बहुत सारी बाधाएं हैं। इंतहा तो तब हो जाती है जब पीएम निधि में ही सेंध लगाने से गुरेज नहीं किया जाता। मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ा हुआ है, जिसे सबसे पहले एपीएन ने आपके सामने रखा था। दरअसल हुआ यूं कि मानकों की अनदेखी करते हुए यहां विकास कार्यों के नाम पर खूब बंदर बांट की गई। एपीएन ने जन सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता करते हुए जब इस हकीकत को सामने लाने का काम किया तो शासन से लेकर प्रशासन में
हड़कंप मच गया। सवाल है, ऐसे कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार, ऐसे कैसे खत्म होगी खाने और खिलाने की परंपरा। बहरहाल इस बात का भी शुक्र है कि एपीएन जैसी जो संस्था है वो जागरूक है और इस तरह की खबरें भी सबके सामने रखती रहती है, जिससे सरकार की नींद खुलती रहती है। केंद्र की मोदी सरकार भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कोशिश में जी जान से जुटी है, लेकिन भ्रष्टाचार इतनी मजबूती से अपनी जड़ें जमा चुका है जिसे उखाड़ पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। एपीएन ने अपनी सामाजिक सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता करते हुए भ्रष्टाचार की कुछ ऐसी ही हकीकत को सामने रखा तो हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सरकार की ओर से जारी होने वाली सांसद निधि तक को नहीं बख्शा गया। एपीएन ने जब प्रधानमंत्री की सांसद निधि में हुई गड़बड़झाले को प्रमुखता से उजागर किया तब प्रशासन हरकत में आया और सांसद निधि से कुल 28 से भी ज्यादा विकास कार्यों में दोषी अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। साइट अधिकारी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के निलंबन की संस्तुति भेज दी गई। साथ ही ग्रामीण अभियंत्रण सेवा और सिडको को ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी कहा गया। साथ ही पीएमओ को भी इस बात से अवगत करा दिया गया है। इसमें 28 ऐसे काम निकल कर आए जिनके लिए टेंडर की प्रक्रिया और कार्यदायी संस्था का निर्धारण तथा समस्त वित्तीय स्वीकृतियां दिसंबर तक दी जा चुकी थी। अर्थात उनको आज अप्रैल या मई की शुरुआत तक अब तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे काम निकले जिसमें दूसरे किश्त की अभी तक मांग भी नहीं आई थी। ये काम हमारे दो सांसदों के क्षेत्र में पड़ते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में तथा माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी के क्षेत्र में। एपीएन के इस खुलासे के बाद यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले 3 साल में पीएम की सांसद निधि से हुए सभी विकास कार्यों की जांच कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी के निधि से, उनके संसद निधि से अगर इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो मैंने कहा कि ये क्षम्य है ही नहीं। अब इसको हम लोग देखेंगे, जांच कराएंगे। आप लोगों ने विषय लाया है, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। पूर्व की सपा सरकार की कार्य संस्कृति कैसी थी, अधिकारियों कर्मचारियों के हौसले कितने बुलंद थे, ये एपीएन की रिपोर्ट बयां करती है। एपीएन ने अपनी सामाजिक सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता करते हुए पूरी तस्वीर को साफ कर दिया। अब बारी सरकार की है। वाराणसी से गौरव शर्मा के साथ अक्षय सिंह गौर, एपीएन। और अब बढ़ते हैं कांग्रेस से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। यूपी, उत्तराखंड और फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को मिल रही लगातार हार के बाद पार्टी नेतृत्व पर खुलकर सवाल खड़े करने वालों में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम भी अब शामिल हो गया है। शीला दीक्षित ने कहा है कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस दफ्तर में हर रोज 2 से 3 घंटे बिताना ही चाहिए। उन्होंने एक साक्षात्कार में ये भी माना कि उन्हें पिछले 2-3 साल में पार्टी में अपेक्षित सम्मान भी नहीं मिला है। शीला के सवाल पार्टी संगठन की बिगड़ी हालत की ओर इशारा कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले से ही कांग्रेस में भगदड़ मचनी शुरू हो गई थी। हाल के दिनों में कर्नाटक के वरिष्ठ नेता एसएम कृष्णा, उत्तराखंड के नेता विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, उत्तराखंड से यशपाल आर्य और दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली, बरखा शुक्ला सिंह समेत कई नेता पार्टी छोड़ गए हैं। कांग्रेसी इन्हें डूबते जहाज से भागने वाले चूहे मानते हैं, लेकिन बगावत अभी थमी नहीं है। यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर नाराज शीला दीक्षित ने पार्टी की हालत सुधारने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दफ्तर में बैठने की नसीहत दी है। एमसीडी की हार पर भी शीला ने प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पर ठीकरा फोड़ा है। विचार मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे किसी ने कहा ही नहीं, तो अपने आप से निकल नहीं सकती थी। आपको बुलाया ही नहीं गया? ना, मेरे को नहीं। प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन गुट का आरोप है कि शीला दीक्षित का गुट पार्टी को जिताने के लिए सक्रिय नहीं रहा, लेकिन माकन गुट पर इशारे में हमला करते हुए उनका आरोप है कि कांग्रेस की जीत के लिए जरूरत भर मेहनत नहीं की गई। हम भी 3 दफा जीते थे, तब एंटी इनकम्बेंसी तीसरी दफा नहीं चली थी। एक बात जरूर है कि जिस तरह से कांग्रेस को निकल कर आना चाहिए था, एक अग्रेसिव कैंपेन करना चाहिए था, वो नहीं। कांग्रेस समझती है कि शीला दीक्षित और उनके पुत्र संदीप दिल्ली की बागडोर अजय माकन को सौंपे जाने के बाद से ही काफी असंतुष्ट चल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द होने की सूरत में कांग्रेस के अवसर और बढ़ जाएंगे।
ऐसे में मतभेदों से साफ है कि कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये बयान खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दिया है। दरअसल कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर पड़ते ही राज्यों में पार्टी के क्षत्रप अपना दबदबा कायम कर लेते हैं। काम करने वाले नेता दरकिनार कर दिए जाते हैं तो जी हुजूरी करने वालों को पार्टी के पद और टिकट रेवड़ी की तरफ बांट दिए जाते हैं। और जब कांग्रेस मुक्त भारत योजना के तहत बीजेपी के दरवाजे नेताओं के लिए खुले हैं तो आला कमान को अपनी और उनकी हैसियत बताना शुरू कर देते हैं। अब राहुल और सोनिया को सोचना है कि संगठन मजबूत किए बगैर मोदी से लड़ने की ताकत कांग्रेस कहां से लाएगी। रजत मिश्रा, एपीएन। तो बात कांग्रेस की हो रही है तो आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा में जमीन खरीद विवाद पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि हरियाणा में उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के पैसे से नहीं बल्कि अपने पैसों से जमीन खरीदी है और उनके पैसों से वाड्रा का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनकी संपत्ति से उनके पति रॉबर्ट वाड्रा या उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में कथित तौर पर सवाल उठाए जाने के बाद प्रियंका गांधी के कार्यालय से ये बयान जारी किया गया है। सवाल उठाए जा रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ से जो पैसा मिला उसके एक हिस्से का इस्तेमाल उनकी पत्नी ने हरियाणा के फरीदाबाद में संपत्ति खरीदने के लिए किया। प्रियंका गांधी ने फरीदाबाद जिले में गांव अम्पीर में 5 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी। प्रियंका के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि अम्पीर की जमीन खरीदने के लिए धन का स्रोत प्रियंका गांधी वाड्रा को उनकी दादी इंदिरा गांधी से प्राप्त संपत्ति से आ रहे किराए की आय थी। बयान में आगे कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा के इस सौदे से वाड्रा का या स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के साथ कोई संबंध नहीं है। इसमें कहा गया कि प्रियंका गांधी के खिलाफ भूमि सौदे को लेकर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं। वैसे पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है। हमने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो कि रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी है उसके घोटालों को देखा, उसमें किस प्रकार प्रॉफिट बना है करोड़ों खरबों का, वह भी अखबारों के माध्यम से आज हमारे सामने आया है। प्रियंका जी ने भी किस प्रकार जमीन खरीदे जमीन बेचे, यह भी आज अखबारों के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। एक सवाल उठता है मन में बार बार कि ये राजनीतिक परिवार है या प्रॉपर्टी डीलरों का परिवार है। इन्होंने पूरे देश को अपनी प्रॉपर्टी अपनी जागीर समझी और देश को बेचने का काम किया। आज उसी का नतीजा है कि जमीन तो बहुत है इनके पास मगर राजनीतिक जमीन नहीं है। मैं समझता हूँ 2.5-3 साल में हर प्रकार से तंग करने की प्रक्रिया करना, मानहानि करना, प्रेस में गलत तथ्यों का प्रचार करना, दुष्प्रचार करना और एक वातावरण क्रिएट करने के बाद भी 3 वर्ष में न राजस्थान से न हरियाणा से कोई भी ठोस तथ्य आए हैं और इसलिए जाहिर है कि जो वक्तव्य दिया है उन्होंने वो सही है। लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के चलते राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठने लगे हैं और चूंकि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ऐसे में प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग भी हो रही है। लेकिन प्रियंका ने सक्रिय राजनीति में आने का कोई संकेत नहीं दिया है। शायद प्रियंका जानती है कि राजनीति में आने के बाद कुछ ऐसे सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ सकता है जो सहज नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और देश की कुछ और बड़ी खबरों के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वादा किया कि नई वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था में कर की दय करते समय किसी तरह का हैरान करने वाला फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा, कर दरें मौजूदा स्तर से उल्लेखनीय रूप से अलग नहीं होंगी। वित्त मंत्री जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की 18-19 मई को श्रीनगर में बैठक होने जा रही है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले कम से कम 10 अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण जीएसटी में किया जाएगा। मोदी राज में आने वाले कुछ साल में देश के अलग अलग राज्यों में दर्जन भर नए एक्सप्रेसवे बनवाए जाएंगे। इनमें से 3 का निर्माण इसी साल शुरू हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी है। वहीं देश के पहले स्मार्ट और हरित राजमार्ग पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण इसी साल अगस्त में पूरा होगा। इससे दिल्ली से यातायात की भीड़भाड़ को खत्म करने में मदद मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 4 करोड़ से अधिक सदस्य अपने ईपीएफ खाते से बीमारी के इलाज और विकलांगता से निपटने के लिए उपकरण खरीद को लेकर आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें अब हेल्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।
अब खाता धारक एकीकृत फॉर्म का उपयोग कर और सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए विभिन्न आधार पर ईपीएफ खाते से जमा राशि निकाल सकते हैं। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्होंने शहीद हुए 25 सीआरपीएफ जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा की है। वे गौतम गंभीर फाउंडेशन के जरिए मदद के लिए आगे आए हैं। दुनिया की सबसे वजनी महिला ईमान अहमद को जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। मिस्र की रहने वाली ईमान सामान्य फ्लाइट से बिजनेस क्लास यात्री के रूप में मुंबई से अबू धाबी जाएंगी। हालांकि जब वो इलाज के लिए भारत आई थी तो उन्हें चार्टर्ड कार्गो प्लेन से लाया गया था। 23 सितंबर 2016 को ईमान का वजन 500 किलो था, जो अब 176.6 किलो है। और अब आपकी बात कर लेते हैं, आप पार्टी की। जी हाँ, पहले पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव और अब एमसीडी चुनाव में भी हार के बाद आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। पार्टी को टूट की आशंका भी सताने लगी है। सूत्रों की माने तो आपके कम से कम 25 विधायक अरविंद केजरीवाल से बुरी तरह से नाराज हैं। असंतुष्ट विधायकों में से कुछ ने ऑफ कैमरा बातचीत में केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप भी लगाया है। ये विधायक पार्टी से अलग राह भी पकड़ सकते हैं। उधर बीजेपी ने अपने दरवाजे अब आपके नेताओं के लिए बंद कर दिए हैं। एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के सामने अपने लोगों को जोड़कर रखने की बड़ी चुनौती है। देवेंद्र सहरावत, पंकज पुष्कर जैसे विधायक पहले ही बगावत का झंडा थाम चुके हैं। बवाना से विधायक वेद प्रकाश बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और विधायक पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि पार्टी में फूट है और केजरीवाल का अपने पार्षदों को शपथ दिलाना ये दिखाता है पार्टी में तोड़फाड़ होने वाली है। नैया है आम आदमी पार्टी और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी चौकड़ी, जो उनके आसपास के लोग हैं जो बहुत ही स्वार्थी हैं, वो जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग अगले महीने 21 आप विधायकों की सदस्यता को लेकर फैसला सुनाने वाला है। अगर फैसला खिलाफ आया तो आम आदमी पार्टी की मुश्किल जरूर बढ़ेगी और केजरीवाल सरकार के अस्थिर होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को भी बगावत का डर सताने लगा है। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को हालिया एमसीडी चुनाव में चुनकर आए पार्टी के पार्षदों के साथ बैठक में उन्हें पार्टी न छोड़ने की कसम खिलाई और किसी भी तरह के लालच में न आने को लेकर आगाह किया। लेकिन ये पार्टी के विधायकों के लिए भी संकेत था। लेकिन पार्टी के विधायक ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। मैं विधायक को पिछले 2 साल से जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। 6 करोड़ का विधायक फंड 2 सालों में खर्च किया है क्षेत्र के विकास के लिए। इसलिए मेरी जैसे विधायक ये मानने को कतई भी तैयार नहीं कि मेरी विधानसभा में कहीं कोई बीजेपी की लहर थी। एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में इस्तीफों का दौर भी चल रहा है। पार्टी के दिल्ली संयोजक दिलीप पांडे, पंजाब प्रभारी संजय सिंह, पंजाब सह प्रभारी दुर्गेश पाठक अपने अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। इन नेताओं ने पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की बात कही है। लेकिन माना जा रहा है कि ये इस्तीफे पार्टी में बगावती सुरों को शांत करने के लिए किए गए हैं। खुद संजय सिंह ने साफ किया कि पंजाब में पार्टी अपने नेता का चुनाव जल्द करेगी। जहां जहां सांगठनिक स्तर पे, पार्टी के स्तर पे हम लोगों को बदलाव की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग करेंगे। जहां जहां कमियां दूर करने की जरूरत पड़ेगी वो आने वाले दिनों में करेंगे। उधर दिल्ली नगर निगम में हार के बाद कभी अरविंद केजरीवाल के मित्र और सहयोगी रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता मयंक गांधी ने उन्हें खुली चिट्ठी लिखकर कोसा है। दिल्ली के नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद मयंक ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। गांधी ने कहा है कि 2015 के विधानसभा चुनावों के बाद केजरीवाल बदल गए हैं। ऐसा तब हुआ जब आपने क्लासिक गलतियां की। अब बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल अपने पुराने साथियों की सुनते हैं भी या नहीं। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और तमाम विरोध के सुर तो हमने देख ही लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा सुर उभरा है वो बहुत सुरीले कुमार विश्वास की तरफ से उभरा है, जिसने अरविंद केजरीवाल को बेसुरा जरूर कर दिया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और कवि कुमार विश्वास ने भी पंजाब चुनाव और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार पर निशाना साधा है। विश्वास ने कहा कि चुनाव में गलत लोगों को टिकट दिए गए थे। विश्वास ने सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के केजरीवाल के फैसले को भी गलत बताया और कहा कि अपनी गलती से हम हारे हैं, ऐसे में ईवीएम रटने की आदत हमें छोड़नी चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था में उलटफेर के बीच भारत के लिए एक बेहद अच्छी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इस सप्ताह की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले 5 सालों में यानी 2022 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। और ये रिपोर्ट भारत को नोटबंदी के बाद आना और जाहिर सी बात है कि इससे भारत के बाजारों में बेहद उत्साह का माहौल होगा और ब्रिटेन भारत और साथ ही ब्रिटेन को दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी लिस्ट से बाहर कर उसकी जगह ले लेगा। अभी तक ब्रिटेन इस लिस्ट में है और ब्रिटेन का इस लिस्ट में अभी 5वां नंबर है और अब ये भारत को मिल सकता है। 2022 में जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है भारत। आप समझ सकते हैं कि ये भारत के आर्थिक स्थिति के लिए कितनी बड़ी खबर है। अपनी अजीबोगरीब हरकतों और बयानों से सुर्खियों में रहने वाली मॉडल प्रीति जैन को अपने किए की सजा मिल गई है। फिल्मकार मधुर भंडारकर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली प्रीति को भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के लिए 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। मॉडल प्रीति जैन ने नहीं सोचा होगा कि जब उन्होंने मधुर भंडारकर पर आरोप लगाया था तो उसकी जांच का फंदा उनके गले में ही पड़ जाएगा। मुंबई की एक अदालत ने प्रीति जैन को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रीति को 2005 में मधुर भंडारकर की हत्या करने के लिए गैंगस्टर अरुण गवली के गुर्गे नरेश परदेशी को पैसे देने का दोषी करार दिया है। प्रीति ने गवली के गुर्गे को इसके लिए 70,000 रुपए एडवांस दिए थे। Bail of cash for 15,000 rupees for a period of 4 weeks, within which he can file appeal in the High Court. Sentence is 3 years for the conspiracy under 120B IPC, read with 115 of IPC. हालांकि अदालत ने सजा के अमल पर रोक लगा दी है और सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत ने प्रीति जैन की जमानत भी मंजूर कर दी है। प्रीति जैन वही मॉडल है जिन्होंने मधुर भंडारकर पर रेप का आरोप लगाया था। मुंबई की एक अदालत ने प्रीति जैन को मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब प्रीति ने भंडारकर पर फिल्म में रोल देने के नाम पर उसके साथ यौन शोषण और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। प्रीति ने मधुर भंडारकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। प्रीति ने पुलिस को सबूत के तौर पर भंडारकर की ओर से उसे भेजे गए कुछ SMS भी दिखाए थे। 2006 में इस केस की रिपोर्ट फाइल की गई थी। इसके बाद भंडारकर को 2007 में क्लीन चिट मिल गई थी। रिपोर्ट APN। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की वजह से उसके साथ बड़ा विवाद मुमकिन है। हालांकि उन्होंने इसका राजनयिक तरीके से हल निकालने पर ज्यादा अहमियत दी है। इधर चीन ने भी न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर उत्तरी कोरिया को चेतावनी दी है और कहा है कि ये उसके लिए भारी पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ऑफिस में 100 दिनों का समय पूरा करने के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा कि नॉर्थ कोरिया के साथ किसी बड़े टकराव में उलझने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस परेशानी का हल शांति से चाहता है। उनका प्रशासन सेना के इस्तेमाल की जगह आर्थिक नाकेबंदी पर जोर दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो इसका राजनयिक हल चाहते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया विश्व में आज सबके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन गया। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया पर लगाम लगाने की कोशिश को लेकर चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तय है कि वो अशांति नहीं चाहते, वो अच्छे इंसान हैं। ट्रंप जिनपिंग की इस महीने की शुरुआत में फ्लोरिडा में मुलाकात हुई थी। तब ट्रंप ने चीन को उसके मददगार और पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा कि न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर चीन ने नॉर्थ कोरिया को चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। ऋषि कपूर की अभिनेता विनोद खन्ना के निधन पर पहुंचे एक्टर ऋषि कपूर काफी गुस्से में हैं। दरअसल ऋषि कपूर इस बेहद सीनियर अभिनेता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचने वाले आजकल के सुपरस्टार से नाराज हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि इन अभिनेताओं को पार्टी में जाने की फुर्सत होती है, लेकिन वरिष्ठ अभिनेताओं को श्रद्धांजलि देने से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अभिनेता विनोद खन्ना की गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में कैंसर से मौत हो गई। ऐसे में उनके जमाने के कई स्टार जैसे हेमा मालिनी, ऋषि कपूर, रजनीकांत और शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके निधन पर सोशल मीडिया पर दुख जताया था।
अमिताभ बच्चन, जिन्होंने एक्टर विनोद खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया है, उनके निधन की खबर सुनकर एक इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर उनके परिवार से मिलने चले गए। उनके अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अलावा जैकी श्रॉफ, अभिषेक बच्चन, चंकी पांडे और रणदीप हुड्डा जैसे कई सितारे पहुंचे। लेकिन इसके बाद ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में गुस्सा जताते हुए कहा, शर्मनाक। आज की पीढ़ी के एक भी एक्टर ने विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया, वो भी तब जब वो उनके भी साथ काम कर चुके हैं। इज्जत करनी सीखनी चाहिए। ऐसे में ऋषि कपूर ने यह भी बताया कि उनके बेटे रणबीर कपूर और उनकी पत्नी नीतू सिंह देश में नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं पहुंच सके हैं। इस मौके पर ऋषि कपूर काफी इमोशनल भी हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, ऐसा क्यों? यहाँ तक कि मैं और उसके बाद भी जब मैं मरूंगा तो मुझे इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। मुझे कंधा देने कोई नहीं आएगा। आज के सुपरस्टार से बहुत बहुत नाराज हूँ। हालांकि ऋषि कपूर ने गुस्सा किन पर उतारा है ये तो उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन बता दें कि विनोद खन्ना के साथ कई जूनियर एक्टर्स, जिनमें तीनों खान यानी शाहरुख, सलमान और आमिर भी शामिल हैं। इनके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी शामिल हैं। इनमें से किसी भी एक्टर ने विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया। निर्देशक करण जौहर और फिल्म बाहुबली की पूरी टीम ने विनोद खन्ना के निधन के बाद अपनी फिल्म का मुंबई में होने वाला प्रीमियर रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और गौरतलब है कि जिस दिन विनोद खन्ना का अंतिम संस्कार हुआ, ठीक उसी दिन प्रियंका चोपड़ा ने अपनी कमबैक पार्टी दी थी और इस पार्टी में तमाम ये अभिनेता अभिनेत्री पहुंचे जिनका जिक्र आपने इस स्टोरी में सुना। और इसी बात से ऋषि कपूर भी नाराज है और नाराजगी की बात भी है। चलिए अब आपको बता दें कि बाहुबली 2 आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अब ये राज सबके सामने है। गौरतलब है कि इस राज को छुपाए रखने के लिए जब इस फिल्म की शूटिंग की गई थी और खासकर वो सीन शूट किया गया था जिसमें ये स्पष्ट हो पाता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसके लिए 150 लोगों को शपथ दिलाई गई थी इस बात की कि वो इस राज को नहीं खोलेंगे। लेकिन इस पूरी फिल्म को किस तरह से आंका जाए, और हालांकि तमिलनाडु में सुबह के शोज कैंसिल होने की वजह से दर्शकों को आज निराशा हुई, और लेकिन पूरे देश में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है और तमाम जगहों पर बुकिंग हो चुकी है। देश भर में इसका ज़बरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। 24 घंटे में ही बुकिंग के जरिए लगभग 36 करोड़ का बिजनेस कहा जा रहा है कि इस पूरी फिल्म को मिल सकता है। लेकिन इस फिल्म को कैसे आंका जाए, कितनी रेटिंग मिलेगी, इसको देखने के लिए आप हमारा खास शो रियल रियलिटी ज़रूर देखें आज रात 9:30 बजे, जिसमें इस फिल्म का रिव्यू आप देख पाएंगे। बाहुबली भारत की सबसे महंगी फिल्म है। इस फिल्म का सेट 20 एकड़ का है और इस फिल्म पर 2000 लोगों ने 200 दिन तक काम किया। इस फिल्म को बनाने की लागत 250 करोड़ है और आज करेंगे इस भव्य फिल्म का रिव्यू सिर्फ रियल रियलिटी। तो आज की रियल रियलिटी हर्ष के साथ आप जरूर देखिए 9:30 बजे सिर्फ APN पर। और अब हम बात करते हैं देश की बात के आखिरी पड़ाव की, यानी कि आज के दिन के इतिहास की। अट्ठाईस अप्रैल है आज, और 28 अप्रैल 1740 में मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम का निधन हुआ था। 28 अप्रैल 1829 में यूरोपीय देश नीदरलैंड की संसद ने नए प्रेस कानून पारित किए थे। और 28 अप्रैल 1910 में इंग्लैंड में क्लाउड ग्राहम वाइट नाम के एक पायलट ने पहली बार रात में विमान उड़ाया था। बहुत आसान लगता है ये सब चीज़ें, लेकिन तब सोचिए क्या आलम रहा होगा। 28 अप्रैल 1935 में रूस की राजधानी मॉस्को में भूमिगत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी, जिस मेट्रो ट्रेन के स्वागत में आज हम भारत में जगह जगह तालियां बजाते हैं और तमाम राज्यों में नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। 1935 में रूस में मेट्रो ट्रेन, वो भी भूमिगत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो गई थी। और 28 अप्रैल 2001 में अमेरिकी बिजनेसमैन डेनिस एंथनी पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने थे। 28 अप्रैल 2007 में श्रीलंका को हराकर ऑस्ट्रेलिया चौथी बार विश्व चैंपियन बना था।
तो ये थी इतिहास की बात, और आज हम बात करेंगे उर्दू के शेक्सपियर कहे जाने वाले मशहूर लेखक, शायर, नाटककार आगा हशर कश्मीरी की। 1879 में बनारस में जन्मे आगा हशर कश्मीरी बचपन से ही नाटकों में उनका रुझान रहा। वो किताबी तालीम छोड़ 18 साल की उम्र में मुंबई जा पहुंचे। आगा हशर पारसी थिएटर शैली से प्रभावित थे। उन्होंने 1897 में अपना पहला नाटक आफताब मोहब्बत लिखा। इसके बाद उन्होंने एक थिएटर कंपनी में बतौर राइटर नौकरी कर ली। इस दौरान उन्होंने शेक्सपियर के कई नाटकों का नाट्य रूपांतरण किया। 1915 में उनका लिखा नाटक यहूदी की लड़की को बहुत पसंद किया गया। इसका तब की कई मूक फिल्मों में कई बार रूपांतरण किया गया, लेकिन बिमल रॉय ने दिलीप कुमार, मीना कुमारी और सोहराब मोदी को लेकर 1933 में इस पर फिल्म बनाई, तो आगा हशर को घर घर पहचाना जाने लगा। इसके अलावा उनके लिखे नाटक सीता बनवास, बिल्व मंगल, रुस्तम, सोहराब भी चर्चित रहे। उन्होंने गजलें भी लिखी, लेकिन फिल्म बनाने की हसरत पहली फिल्म के साथ अधूरी रह गई और 28 अप्रैल 1935 को वो दुनिया से रुखसत हो गए। इस खूबसूरत अदाकार और उतने ही खूबसूरत लेखक को याद करते हुए आज के देश की बात में बस इतना ही। नमस्कार।